अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली आकिर है और आज हम फिजियोलॉजी का रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ने में हैं। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है ना, ये ब्लड प्रेशर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फार्माकोलॉजी में भी काफ़ी हेल्प आउट करेगा और ब्लड प्रेशर को समझने और उसको मैनेज करने के अंदर भी काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अब ये जो डायग्राम है ना, इससे आपने घबराना नहीं है, ये ईजी बहुत है। बस आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है ना, इस नंबरिंग के हिसाब से हम चलेंगे और इंशाल्लाह ये सारा कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता होते हैं कि ये हार्ट और लंग्स और ये इंफीरियर वेना कैवा और ये डिसेंडिंग एओर्टा वगैरह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा बीपी कम हो जाए, बीपी कम होने के पीछे रीजंस बहुत सारी होती हैं। अब उसमें से मैंने एक रीज़न जो चूज़ किया वो है ब्लड लीक हो गया। अगर ब्लड लीकेज हुई है, हेमरेज हुआ है और ब्लड लीकेज हुई, उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जाहिर बात है, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर होता क्या, वैसे बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है कि ब्लड का आर्टरीज के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। अब वो जारी बात है, प्रेशर अगर तो मेरे पास ब्लड वॉल्यूम ही कम होगा तो वॉल जो है आर्टरी की, उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। अब बिलफर्ज आपका यहाँ से ब्लड लीकेज हुआ, हेमरेज हुआ है, ब्लड लीक हुआ है और यहाँ से क्या हुआ है, ब्लड वॉल्यूम आहिस्ते हिसाब कम हो रहा है आपका। तो ये पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ ऐसे चलते जाएंगे। तो सपोज किसी पेशेंट का ब्लड लीकेज हो गया, हेमरेज हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। अब अगर ब्लड कम है तो जाहिर बात है किडनी की तरफ भी ब्लड कम पहुंचेगा। अब जब किडनी की तरफ कम पहुंचेगा ना, तो किडनी के ऊपर आपने जब वो आर्टेरियल सप्लाई पड़ी होगी तो एफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं नेफ्रॉन्स की। तो हमने बोला कि ब्लड लीकेज होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम होने से एफरेंट आर्टरियोल्स की तरफ भी ब्लड कम पहुंचेगा। अब जब एफरेंट आर्टरियोल्स की तरफ ब्लड कम पहुंचेगा ना, एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ हमारे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोकिसन सेल्स। ठीक है, तो वो पोकिसन सेल्स क्या करते हैं, एज अ बैरो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। जैसे ही वो डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम है या उसका प्रेशर वगैरह कम लग रहा है अगर, तो साथ ही ये पोकिसन सेल्स ब्लड के अंदर रेनिन को प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि ब्लड लीक हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम तो ब्लड प्रेशर कम, ब्लड प्रेशर कम तो पोकिसन सेल ने साथ ही डिटेक्ट करके रेनिन को ब्लड के अंदर फेंकने लग गया। अब ये पोकिसन सेल जो हमसे है ना, इसके साथ लगाते हैं लजीक सेल्स भी, लजीक सेल के साथ लगाते हैं मैकुला डेंसर सेल। इन तीनों को कलेक्टिवली स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम जग्जाग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, तो अभी हमने क्या याद करना है कि ब्लड प्रेशर हमारा कम हो गया है, रेनिन ने ब्लड के अंदर पोकिसन सेल ने प्रोड्यूस कर दिया। अब जाहिर बात है, अगर एफरेंट आर्टरियोल्स की तरफ ब्लड कम पहुंच रहा था तो यहाँ से फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर, ये जो बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन कम होगी क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ही कम है, तो फिल्ट्रेशन कम होगी। जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो हमारी बॉडी चाहेगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हम चीज़ें बचा के अपनी बॉडी के अंदर रख लें, क्योंकि अब जाहिर बात है ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पर लीक आउट हो गई होंगी, तो एसेंशियल चीज़ों को अब हमने जाने नहीं देना। अब जाने नहीं देना तो इसका मतलब है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटिव ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अब एब्जॉर्प्शन अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गई तो जाहिर बात है आगे अब जो भी मटेरियल है वो कम मिकदार में पहुँचेगा। आगे जो सॉल्ट्स वगैरह की मिकदार है वो इतनी कम हो जाएगी, तकरीबन कह लो कि 10% NaCl पहुँचते बस। अब जैसे यहाँ पर सॉल्ट की मिकदार कम पहुँची है ना, ये जो मैकुला डेंसर सेल्स है ना, ये टेस्ट लविंग सेल है, इनके एज अ कीमो रिसेप्टर तौर पर काम करते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जैसे ही डिटेक्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्ट कम पहुँच रहा है तो वो पोकिसन सेल्स को मजीद स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो रेनिन को मजीद पैदा करे और ब्लड के अंदर फेंकता जाए। तो इसका मतलब है हमारे पास काफ़ी सारा ब्लड के अंदर रेनिन आ चुका हुआ है। अब जब ब्लड के अंदर रेनिन काफ़ी सारा आ चुका हुआ है तो इफरेंट आर्टरियोल के जरिए और वेन के जरिए वो अल्टीमेटली समझें इंफीरियर वेना कैवा तक पहुंच गया रेनिन। तो हमारा पहला जो प्रोसेस होता है तो वो हमने रेनिन पैदा करना था, वो हमने करवा दिया। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में सबसे पहला प्रोसेस रेनिन की प्रोडक्शन है। रेनिन क्यों पैदा हुआ है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब वो रेनिन जब ब्लड के अंदर आ चुका हुआ है तो हमारा जो लिवर है ना वो कंटिन्यूसली 24/7 प्रोड्यूस कर रहा होता है एंजियोटेंसिनोजिन को। अब ये एंजियोटेंसिनोजिन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में इसका कोई रोल नहीं इतना। तो जैसे ही एंजियोटेंसिनोजिन को ब्लड के अंदर रेनिन पता चलेगा ना, रेनिन आ गया, तो रेनिन एक एंजाइम है और एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो एक सबस्ट्रेट है। ये मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। ये जो गोल सा नीचे है ये R फॉर रेनिन, यानी कि ये एंजाइम है रेनिन, ऊपर इसका सबस्ट्रेट लगा है जिसको हमने बोला एंजियोटेंसिनोजिन को। अब ये एंजियोटेंसिनोजिन पर जब रेनिन लगता है एंजाइम, तो वो एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये अगली डायग्राम में रेनिन वैसे का वैसे ही, क्योंकि एंजाइम था तो एंजियोटेंसिनोजिन जो था वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अभी एंजियोटेंसिन 1 जो है ना ये वीक वेजोकंस्ट्रिक्टर है।
अब ये वीक वैजो कंस्ट्रिक्टर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग वैजो कंस्ट्रिक्टर। तो स्ट्रॉन्ग हमें वैजो कंस्ट्रिक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा ब्लड लीक होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है एक सर्वाइवल रेट तक। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो कैसे बढ़ेगा? अगर मैं वेजो कंस्ट्रिक्शंस करवा दूं, वेजल्स की, ब्लड वेजल्स की अगर मैं कंस्ट्रिक्शन करा दूं तो उससे क्या होगा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये एंजियोटेंसिन 1 है ना, इसकी जगह पर हमें कोई और चीज़ चाहिए जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन परफॉर्म कर सके, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंस्ट्रिक्शन करवा सके वेजल्स की। तो ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एक वीक वेजो कंस्ट्रिक्टर है। अब ये इंफीरियर वेना कावा के जरिए हमारे राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये पल्मोनरी ट्रंक के जरिए पूरे के पूरे लंग्स के अंदर चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। अब जैसे ही आर्टरी के जरिए लंग्स में जैसे ही आएगा ना तो क्या होगा? एंजियोटेंसिन 1 जो है ना वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब इसको एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट किया किसने? याद रखिएगा कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अभी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिर्फ और सिर्फ हमें जो लंग्स की एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हमारा एंजियोटेंसिन 1 लंग्स से गुजर के बाहर की तरफ निकला ना तो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लंग्स के अपने एंडोथेलियल सेल्स है ना वहाँ पर था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पड़ा। तो जैसे ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 पर लगा उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, हमने यही पैदा करवाना था। ठीक है, तो अब ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ना अब ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और मैकेनिज्म भी जा रहा होता है। अभी याद रखिएगा कि एंजियोटेंसिन जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है ना इसको पूरा एक्शन परफॉर्म करने के तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब वो 20 मिनट तक हमारा ब्लड प्रेशर जाहिर बात है कम ही रहेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा। 1 से 2 मिनट इसका फास्ट एक्शन रहता है और लेकिन प्रॉपर टाइम अचीव करने के लिए इसको 20 मिनट लग जाते हैं। अब जाहिर बात है जब ये हमारा एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पूरे बॉडी के अंदर फैलेगा तो किसके जरिए फैलेगा? आयोटा के जरिए, जो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर। अब ये आयोटा के अंदर जैसे ही जाएगा ना अभी हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम का कम ही है क्योंकि अभी तो ये पैदा हुआ है एंजियोटेंसिन 2। अभी एंजियोटेंसिन 2 अभी पैदा हुआ है, अभी बॉडी के अंदर जाके परफॉर्म करेगा अपने एक्शन। तो अभी जैसे ही हार्ट में से निकलने लगेगा ना तो ब्लड वॉल्यूम हमने क्या बोला था लीकेज की वजह से कम हो गया था। अब जब ब्लड वॉल्यूम कम था तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो ब्लड प्रेशर के लिए याद रखना है कि यहाँ पर ना कुछ बैरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। कहाँ कहाँ पर? एक आर्च ऑफ आयोटा के अंदर, ये जो मैंने ब्लू ब्लू में शो किया ना, ये एक आर्च ऑफ आयोटा, और एक होता है हमारा कैरोटिड साइनस। ठीक है, तो कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ आयोटा के अंदर बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 वाला जो ब्लड है ये पंप होकर पूरी बॉडी में जाएगा ना, अब ये बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम हमारा कम है। अब ब्लड वॉल्यूम जब कम है तो जाहिर बात है यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम फील होगा ना। तो बॉडी यहाँ पर डिटेक्ट क्या करेगी? प्रेशर कम। अब जब यहाँ पर प्रेशर कम है तो जाहिर बात है यहाँ पर कुछ ना मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। तो क्या होगा? कैरोटिड साइनस और आर्च ऑफ आयोटा के अंदर जो बैरो रिसेप्टर है ना ये नर्व के जरिए प्रेशर लेके जाएंगे डिटेक्ट करके, कहाँ पर? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? हमारा वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है वहाँ पर। ठीक है, वेजो मोटर सेंटर है वहाँ पर। कहाँ पर? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर। अब ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो वेजो मोटर सेंटर उसको भी एक्टिव कर देगा और वो वेजो मोटर सेंटर जो है ना वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो करवाएगा और जाके दोबारा से किसको एक्टिव कर देगा? मैक्यूला डेंसर सेल्स को। नॉरएपिनेफ्रिन पैदा करेगा मैक्यूला डेंसर सेल को, और ये मैक्यूला डेंसर सेल और एक्टिव हो जाएंगे और मजीद पोकिसन सेल्स को एक्टिव करेंगे ताकि मजीद रेनिन पैदा हो जाए। तो हमारा बेसिकली मकसद यही है कि हमने बहुत सारा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिव कराना है, उसके लिए हमें एंजियोटेंसिन 2 बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये सारा मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। अब अगली चीज़, एंजियोटेंसिन 2 पैदा हो गया, अब इसने करना क्या क्या? अब वो ये डायग्राम हम समझते हैं। सबसे पहले इसने करना क्या? ये एक छोटी सी हाइपोथेटिकल डायग्राम है। जैसे ये एक वेन है और ये आर्टरी आ रही है, ये आर्टरियोल्स हैं और ये वेन्यूल्स और दरमियान में कैपिलरीज। सबसे पहले होता क्या है, जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, एंजियोटेंसिन 2 ने जो वेन्यूल्स वाले स्मूथ मसल्स है ना, यहाँ पर जाहिर बात है वेन्यूल के ऊपर स्मूथ मसल्स होते हैं और आर्टरियोल्स के ऊपर भी स्मूथ मसल्स होते हैं। जो एंजियोटेंसिन 2 है ना ये वेन्यूल के जो स्मूथ मसल्स है ना इसको कंस्ट्रिक्ट कराता है कम, लेकिन ये जो आर्टरियोल के स्मूथ मसल्स है ना उसको स्ट्रॉन्गली कंस्ट्रिक्ट कराता है। अब होता क्या है,
सबसे पहले जब वेन्यूल्स के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वेन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या होगा, हमारा वेनस रिटर्न बढ़ेगा। अब वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट के ऊपर ज़्यादा जाएगा ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा आएगा। अब हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा है यानी कि प्री लोड ज़्यादा हो गया हार्ट के ऊपर। जब प्री लोड ज़्यादा हुआ तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यानी कि हार्ट से ज़्यादा बॉडी से पंप करेगा ब्लड। ठीक है, तो हार्ट से ज़्यादा ब्लड पंप करेगा तो उसको कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हुई तो होता क्या, मैंने बताया है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है ये दोनों वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, यानी कि वेन्यूल्स की भी, वेन्यूल के स्मूथ मसल और आर्टरियोल के स्मूथ मसल दोनों की। अब सबसे पहले उसने क्या किया था, वेन को कंस्ट्रिक्ट करा के वेनस रिटर्न बढ़ा के, प्री लोड बढ़ा के कार्डियक आउटपुट वगैरह बढ़ाई। जैसे ही अब कार्डियक आउटपुट बढ़ी है, जाहिर बात है फिर हमारा आर्टरी के अंदर ब्लड ज़्यादा आ जाएगा। जैसे ही आर्टरी के अंदर ब्लड ज़्यादा आ गया तो मैंने बोला था एंजियोटेंसिन 2 ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी है आर्टरियोल्स के स्मूथ मसल्स की भी, तो यहाँ से ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगी यहाँ पर ब्लड जाएगा, अब के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी सारी की सारी, तो मैंने बोला था ये स्ट्रांगली कंस्ट्रिक्ट कराता है आर्टरियोल्स के स्मूथ मसल्स को। तो इतना स्ट्रांगली हो जाएंगे कि बहुत कम ब्लड जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंट करेगा यहाँ पर, यानी कि रिटेंशन ब्लड की सबसे ज़्यादा आर्टरी के अंदर हो जाएगी। जैसे ही आर्टरी के ऊपर ज़्यादा रिटेंशन होगी तो अल्टीमेटली आर्टरी की जो वॉल है उस पर प्रेशर ब्लड का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अब फ्लूइड यहाँ पर है, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो ये वाला ब्लड प्रेशर कौन सा कहलाएगा हमारे पास, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने बढ़ा दिया। अब हमने बढ़ाना किसका है, स्मूथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने बढ़ाना है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने बढ़ा दिया, अब हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। तो ये मैकेनिज्म एक दफा दोबारा देखने, एंजियोटेंसिन 2 इसने वेन्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन कराई, इसने आर्टरियोल्स की भी करानी है। पहले वेन्यूल्स की करा के वेनस रिटर्न ज़्यादा किया, प्री लोड ज़्यादा किया, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा किया, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा की। अल्टीमेटली ब्लड अब ज़्यादा से ज़्यादा आर्टरी के अंदर आ गया। जैसे ही वो आर्टरी के अंदर ब्लड ज़्यादा आया तो क्या हुआ है, आर्टरियोल्स के स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट हो गए। जैसे ही कंस्ट्रिक्ट हो गया, अब आर्टरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रिटेंट कर गया, वहाँ पर ट्रैप्ड हो गया। जैसे ही वो ट्रैप्ड होगा तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा आर्टरी की वॉल के ऊपर, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब अगली जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अंदर एंजियोटेंसिन 2 जो बना था उसका मैकेनिज्म और क्या गया, एक तो उसने बता दी कि उसने वेजोकंस्ट्रिक्शन कराई। दूसरा एंजियोटेंसिन 2 ने क्या कराना है, जो किडनी के ऊपर हमारा एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड को उसने स्टिमुलेट करना है। अब एड्रीनल ग्लैंड के दो पोर्शन मैंने पढ़े थे एफएससी के अंदर। एड्रीनल ग्लैंड के दो होते हैं, एक होता है एड्रीनल मेडुला जो अंदर वाला होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी आगे 3 पोर्शन होते हैं, उसमें से जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ना, वहाँ पर जो पार्ट होता है वहाँ से हमारा सिक्रीट होता है एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन। तो आपने भी सिंपल याद रखना है कि एंजियोटेंसिन 2 ने जाके हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स को उसने स्टिमुलेट किया, वहाँ से क्या पैदा हो गया, एल्डोस्टेरोन। अभी एल्डोस्टेरोन जब पैदा हो गया, अब इसने करना क्या है, इसको समझने से पहले ना ये स्ट्रक्चर समझते हैं कि मैंने क्या बनाया हुआ है। ये याद रखिएगा कि ये हमारा पीछे से नेफ्रॉन ही चल रहा है और ये नेफ्रॉन की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चल रही थी और यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे किडनी के अपने सेल्स लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल सेल्स। तो ये यहाँ पर स्पेशल सेल्स लगे हुए हैं। अब होना क्या है, ये सेल्स के अंदर ये जो ब्लैक कलर का है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर 3 हमारे पास जीन्स कहने पड़े हुए हैं। अब ये एल्डोस्टेरोन है ना, बारी बारी जाके तीनों जीन्स को एक्टिव करना है। सबसे पहले जीन को जब वो एक्टिव करेगा ना, तो ये ब्लैक कलर में ये जो ब्लैक ब्लैक होल्स है ना, इसने ये ओपन करवा देना है। अभी ब्लैक होल्स है क्या, एल्डोस्टेरोन आया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके नंबर 1 जीन को उसने एक्टिव करना है। नंबर 1 जीन जैसे ही एक्टिव होगा उसने क्या करना है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएजेस एक्टिव कर देनी, यानी कि सोडियम पोटाशियम पंप। ये जितने मैंने बनाए ना साइडों पर, ये सारे के सारे सोडियम पोटाशियम पंप है। एक बार याद रखिएगा कि ये सोडियम पोटाशियम पंप जितने भी है ना, ये जो लाइनिंग है ना ल्यूमन की तरफ, जो नेफ्रॉन की ल्यूमन है उसकी तरफ जितनी भी लाइनिंग है ना, ये वाली, यहाँ पर कोई भी नहीं ओपन करवाएगा, वो सारे के सारे आउटसाइड पे करवाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, अब जैसे ही ये सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिव हो गए तो क्या करेगा, ये जितना भी सेल के अंदर इनर साइड पर सोडियम प्रेजेंट है ना, वो सारे के सारे को उठा के बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो सोडियम सारे के सारे यहाँ से इजेक्टेड आउट हो जाएगा, आउटवर्ड मूव हो गया और पोटाशियम अंदर आने लग जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा एट द एंड हमें, कि सोडियम अंदर कम हो जाएगा, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा। अब जब सोडियम अंदर कम है और पोटाशियम ज़्यादा है तो दूसरा जीन एक्टिव कर देगा एल्डोस्टेरोन। जब ये दूसरा जीन एक्टिव होगा ना, दूसरा जीन क्या करेगा, पहले मैंने बताया था कि इसके साइडों पर सारे का सारा सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिव होंगे
और वहाँ पर ही ओपन होंगे। लेकिन अब जब दूसरा जीन एक्टिव होगा ना, दूसरा जीन क्या करेगा, ये जो नेफ्रॉन की इनर लाइनिंग है ना, यहाँ पर हमारे पास चैनल्स ओपन करेगा, सोडियम पोटाशियम चैनल। अब चैनल और पंप के अंदर फर्क पता क्या होता है, जो पंप होता है ना वो करता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम, यानी कि लो से वो हाई की तरफ फेंकेगा, क्योंकि पंप है एनर्जी लगती है तो वो लो से हाई की तरफ भी फेंक सकता है। लेकिन जो चैनल होता है ना ये हमेशा अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ही मूव करती हैं चीज़ें इसमें से, यानी कि सिंपल एक किस्म का दरवाजा होता है, जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ से लो की तरफ ऑटोमेटिक मूव कर देगा। खैर अब ये जीन 2 ने क्या किया था, जीन 2 ने इनर लाइनिंग जो नेफ्रॉन के साथ सेल्स लगा हुआ था उसके तरफ जो लाइनिंग थी वहाँ पर सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन करने हैं। ये जो है ना ये वाले ये 2 चैनल इसने ओपन कर दिए। अभी चैनल ओपन करने से होगा क्या, हमने बोला है कि ये जब सोडियम पोटाशियम पंप ओपन हुए थे ना तो क्या किया था, सोडियम सारे का सारा बाहर चला गया था, पोटाशियम सारे का सारा अंदर ले आया था। तो अंदर रिजल्ट क्या मिला हमें कि सोडियम अंदर कम हो गया था और पोटाशियम ज्यादा हो गया था। अब होगा क्या, अंदर सोडियम याद रखना है अब आपने क्या है कम है और पोटाशियम ज्यादा। जब अंदर सोडियम कम है तो पीछे से नेफ्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ तो सोडियम होगा ही, वो यकीनन इन सेल से ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पंप नहीं है जो उसको बाहर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है, सोडियम की मिकदार ज्यादा है, सोडियम की यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये चैनल ओपन हुआ है। तो सिंपल क्या होगा, हाई से लो की तरफ मूव कर देगा सोडियम, तो ये सेल्स के अंदर मूव कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे ही सेल्स के अंदर आएगा, यहाँ पर पहले से पंप एक्टिव है तो वो क्या कर रहे थे, सोडियम को बाहर फेंक रहे थे, तो बाहर से जो अंदर सोडियम आएगा ये उसको भी बाहर फेंक देगा निकाल के। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियम है जहाँ पर वो फेंकता जाएगा सोडियम को। अब इसमें एक बात याद रखने की, जहाँ पर सोडियम जाता है ना वहाँ पर हम अपनी इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए ना बॉडी वाटर की लाजमी कंसंट्रेशन होती है कुछ ना कुछ। तो जैसे ही सोडियम, क्योंकि सॉल्ट है तो जैसे ही सोडियम जाता है उसका पीछा करता है वाटर, और वाटर भी इसके साथ साथ बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जीन 2 का काम था। अब जीन 3 क्या करेगा, जीन 3 ने एक गेट चैनल ओपन कराना है, गेट कौन सा, पोटाशियम का। क्योंकि अब यहाँ पर जाहिर बात है, हमने बोला था सोडियम पोटाशियम पंप ओपन हुए हैं तो उसने क्या किया, सोडियम को बाहर फेंका है और पोटाशियम को अंदर ले आया। अब वो पोटाशियम को कंटिन्यूसली अंदर लाई जा रहा है, तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर ज्यादा। तो ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से हमें पोटाशियम को थोड़ा सा बाहर निकालना है। अब वो बाहर कैसे निकलेगा, ये जीन 3 जो है ना ये चैनल ओपन कर देगा ल्यूमेन, जो ये नेफ्रॉन की लाइनिंग है ना वहां की तरफ। अभी जब चैनल ओपन हुआ है तो जाहिर बात है चैनल मैंने बताया था क्या, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट काम करता है। अब यहाँ पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है बनिस्बत यहाँ, तो यहाँ से पोटाशियम सिंपली मूव कर देगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। अब यहाँ पर पोटाशियम आ गया। अब यहाँ पर पोटाशियम जब आएगा, अब यहाँ पर याद रखना है ये इतना मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या होना है, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कौन सा सिस्टम डेवलप हो चुका है, यहाँ पर एरिया कौन सा बन गया, अब हाइपोस्मोलर एरिया। हाइपोस्मोलर एरिया का मतलब होता है कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्ट की कम। हाइपो कम, ऑस्मोलर यानी कि सॉल्ट वगैरह, एरिया यानी कि इस एरिया के अंदर सॉल्ट की मिकदार कम है और वाटर की मिकदार ज्यादा है। अच्छा, जब सॉल्ट की मिकदार यहाँ पर कम है और वाटर की ज़्यादा है तो यहाँ पर जाहिर बात है सिंपल चैनल ओपन हुए होते हैं वाटर के, तो वाटर सिंपली मूव कर देगा बाहर की तरफ। तो जैसे ही वाटर मूव करेगा बाहर की तरफ तो बाहर आके और ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी वाटर की। अब हमने जो एफएससी के अंदर याद करें कि हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन के साथ साथ हमने एक और एंजाइम पढ़ा था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हमने बोला था वैसोप्रेसिन। यहाँ पर अब उसका भी रोल आएगा कुछ। तो हमने बात कर ली थी एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट किया था, उसने सारा मैकेनिज्म करवा दिया। एंजियोटेंसिन 2 ने साथ साथ जाके हमारे हाइपोथैलेमस को भी एक्टिव कर देना है। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या करना है, एडीएच पैदा करने लग जाना है। अब एडीएच जैसी आएगी यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसका एक्शन हमने कहाँ पर पढ़ा था, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो एडीएच का सारा एक्शन कहाँ पर होता है, कलेक्टिंग डक्ट पर। कलेक्टिंग डक्ट से वो काम क्या करता था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करके उसने ब्लड के अंदर एंटर करने लग जाना। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ से भी वाटर एंटर हो गया, यहाँ पर जो सोडियम बाहर को निकाल रहे थे पंप्स वगैरह, उसकी वजह से वाटर भी बाहर की तरफ आ रहा था, तो वाटर भी ब्लड के अंदर एंटर हो ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला, जब यहाँ पर बहुत सारा ये क्या है मेरे पास, ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जब वाटर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर एंटर हो गया तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न भी बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न ज्यादा, प्रीलोड ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास कौन सा ब्लड प्रेशर हो गया इंक्रीज, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। डायस्टोलिक हमने पहले कर दिया था, सिस्टोलिक भी अब हमारा इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अब ये ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज हो चुका है, तो क्या ये नॉर्मल अब कैसे होना है, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो नहीं ना रहना देना।
तो इसको ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है, अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो चुका होगा, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिव हुआ, उसने क्या किया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा दिया। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद अगर एंजियोटेंसिन 2 ब्लड के अंदर रहता है तो जाहिर बात है वो ब्लड के अंदर जारी बात है सारी तरफ घूम रहा है, तो हार्ट के अंदर भी जाएगा। हार्ट के अंदर जाके स्पेशल सेल्स होते हैं वहाँ पर, एट्रियल मायोसाइट्स। अब वो एट्रियल मायोसाइट क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं एट्रियल नाइट्रोजेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रोजेटिक पेप्टाइड जब वो पैदा करते हैं ना, वो क्या करता है, वो वेजोडाइलेशन करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाता है और साथ साथ रेनिन की प्रोडक्शन भी कम करता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुका, एंजियोटेंसिन 2 घूम भी जा रहा है ब्लड के अंदर, वो हार्ट की तरफ भी जाएगा। जब वो हार्ट के अंदर जाएगा, उसको पता चला कि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है, तो एंजियोटेंसिन 2 भी अगर ब्लड के अंदर आ गया तो वो एट्रियल मायोसाइट को एक्टिव कर देगा। एट्रियल मायोसाइट एट्रियल नाइट्रोजेटिक पेप्टाइड को प्रोड्यूस करेगा और इसकी प्रोडक्शन की वजह से होगा क्या, ये जो चीज़ है ये क्या करती है, वेजो डायलेशन करवाएगी और साथ साथ जाके वो जो पॉकिसन सेल्स और जगदा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो रेनिन पैदा कर रहा था ना, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगी। तो अल्टीमेटली हमारा बीपी नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। तो ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।